नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने गोलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न खेलों के लिए किए जा रहे निर्माण का जो निरीक्षण है वो करते हुए ये सभी काम जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। बता दें कि निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष ध्यान देने और खेलों को जल्द शुरू करने के आदेश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। जी, मैं पता नहीं कहाँ से अंदर से आता है, अंदर वहाँ से बैक साइड, ये ऊपर छत की साइड से क्रिकेट की, तो निश्चित रूप से क्रिकेट को लेकर हम सब लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूँकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूँकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं, तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे, इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दामी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब ये निर्मित चीज़ें खिलाड़ियों को और जनता को समर्पित होगी तो स्वाभाविक रूप से फिर जो एक हमारे को काम करने का, स्पोर्ट्स की इवेंट्स करने के जो हमारे ये कार्यक्रम रहेंगे वो रेगुलर होते रहेंगे। वर्तमान में भी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। हाँ, ऑल वेदर स्विमिंग पूल का प्रस्ताव जो है वो आया हुआ है और हम लोग स्विमिंग में विंटर के समय पानी गर्म हो सके इस प्रकार की सुविधा या नई टेक्नोलॉजी के साथ में जैसा टेम्परेचर चाहिए उसके अनुसार एडजस्ट करने वाला जो टेक्निक है उसको लेकर विभाग की ओर से प्रस्ताव शासन में आया हुआ है। हम लोग जल्द से जल्द उसमें बजट आवंटन करेंगे और बजट आवंटन करते हुए शासनादेश निर्गत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत के लक्ष्य से मैदान में उतर चुकी भाजपा किसी भी स्तर पर कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। ये इससे भी साबित होता है कि पार्टी ने 13 जिलों वाले इस राज्य में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए प्रांत से लेकर विधानसभा क्षेत्र स्तर तक चुनाव प्रबंधन समितियां गठित कर दी हैं। ये सभी वॉर रूम के तौर पर कार्य करेंगे और विधानसभा क्षेत्र सत्र की ये समितियां चुनावी रणनीति का क्रियान्वयन बूथ स्तर तक सुनिश्चित करवाएंगी। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में हमारी कैंपेन कमेटियां बनी हैं, विज्ञापन की कमेटी हो, चुनाव प्रबंधन की कमेटियां हो, अतिथि को किस प्रकार से कार्यक्रम लगाने उसकी कमेटियां हो, तमाम कमेटियां उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बनाई है। इसी प्रकार से जिलों में भी कमेटियां बनाई गई हैं। तो तमाम जिले की कमेटियां कि जिस प्रकार से दिशा निर्देश राज्य से दिए जाएंगे, स्टेट की जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है वो जिस प्रकार के दिशा निर्देश जिले को देगी, तो निश्चित रूप से वहाँ भी इसी प्रकार के काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, संगठन के आधार पर काम करने वाली पार्टी। निश्चित रूप से हमारे तमाम कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से इस बार 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार और जो हमारा लक्ष्य है कि NDA 400 पर, उस पर काम। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड के दानकर्ताओं का नाम उजागर करने की मांग को लेकर रामनगर रोड स्थित SBI के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है ये जनता को जानने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक का इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, लेकिन SBI भाजपा के दबाव में काम नहीं कर रही। वहीं पर इसलिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। पार्टी युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, छात्र संघ, जितनी भी कांग्रेस पार्टी है SBI के सामने यहाँ आज धरना प्रदर्शन कर रही है। उसका मेन मतलब और मकसद यह है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो बॉन्ड जिन
बड़े बड़े लोगों के बॉन्ड बने हुए हैं उसको एसबीआई सार्वजनिक क्यों नहीं कर पा रही है? क्या एसबीआई किसी के दबाव में ऐसा ना कर रही है? हमारी मांग है कि हम कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एसबीआई काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि एसबीआई तुरंत ही इन बॉन्डों को सार्वजनिक करे, चुनाव से पहले सार्वजनिक करे। चूँकि चुनाव से पहले सार्वजनिक करने में जनता को, इस देश की जनता को ये एक पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने कितने बड़े कद्दावर लोग, कद्दावर नेता जिन्होंने बॉन्ड कर रखे हैं, उसको सार्वजनिक करना भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग जाए कि हम कितने बड़े इस देश के हितैषी हैं। कांग्रेस पार्टी ने यही मांग की है कि इन बॉन्डों को चुनाव से पहले सार्वजनिक किया जाए ताकि देश की जनता को ये पता चले कि इस देश में कौन चोर है, कौन देश का रखवाला है, कौन देश का विकास करने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी डिमांड कर। मंगलौर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व राज्य मंत्री सैयद अली हैदर जैदी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हो गए। उनके इस फैसले से बसपा को बड़ी मजबूती मिली है। पूर्व कांग्रेसी नेता सैयद अली हैदर जैदी ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस को बड़ी मेहनत से सींचा था, पर अब उन्हें एक कांग्रेस नेता की मनमानी के चलते ये फैसला लेना पड़ा। वहीं पर बसपा नेता मोंटी ने कहा है कि सैयद अली हैदर जैदी के बसपा में आने से बसपा और ज्यादा मजबूत होगी। मैं अपना फायदा बताऊं कि मोंटी देखिए, जहाँ तक यहाँ तक पहुँचने की बात है, बीएसपी की वजह नहीं, न कांग्रेस की कोई वजह है हाजी सरवत करीम अंसारी साहब की। आज अगर वो सामने थे, पहले रहे तो हम सही मायने में कांग्रेस के साथ में ही रहे, और पहले 10 साल तक हम हाजी सरवत करीम अंसारी साहब के, जब तक वो कांग्रेस में रहे, हम उनके साथ में रहे। लेकिन आज हमने ये देखा कि यहाँ तो ये बच्चे रह गए, अब बच्चों की सरपरस्ती तो चाहिए, अब बच्चों की सरपरस्ती चाहिए तो वो मेरे ऊपर उनके बाकी हाजी सरवत करीम साहब के बहुत बड़े एहसान भी थे, उनको चुकाने का इससे बढ़िया मेरे पास कोई मौका था नहीं कि जो मैं आज हूँ उनकी जो है सरपरस्ती कर सकूँ। मेरे साथ बाकी सब लोग हैं, आज ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही आया हूँ, ये सारे बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस के, सब जो है वो साथ में आए हैं। अब हाजी सरवत का ये अमीर हसन अंसारी साहब ये राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, भाई खलील साहब जिनको पूरा चैलेंज करके ये चेयरमैन का टिकट लेकर आया, चेयरमैन का चुनाव लड़ा, मैं अकेला नहीं आया हूँ, और एक जिम्मेदार लोग उसकी मोंटी के साथ में, लेकिन आए हैं हाजी सरवत करीम अंसारी साहब की मोहब्बत के लिए। हम ऐसे उनको, ऐसे बच्चों को ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे कि बिल्कुल सही तरीके से लड़ा। देखिए, ये सवाल तो आप सभी कांग्रेसियों से मालूम कर लें कि घुटन तो सभी महसूस कर रहे हैं कि अकेला जहाँ पे हाईजैक कर लिया जाए पार्टी को, यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी मेहनत कर रखी है। आप लोगों को पता है कि हम दर दर भटकते थे, यहाँ से हाजी सरवत करीम अंसारी साहब को ले लेके एक एक घर जाते थे। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लिए नहीं मिलता था, लेकिन उस टाइम पे हमने हिम्मत नहीं हारी। हम पूरे 5 साल तक जो है इसमें जद्दोजहद करते रहे। फिर तिवारी जी आए, तिवारी जी ने देखा कि वाकई ये तो यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे जो है उन लोगों के उसमें यहाँ पे मिनिस्टरों को भी हमने बुलाया, हर महीने में किसी न किसी मिनिस्टर को हम बुलाते थे। आज कोई मिनिस्टर आता है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर भी आया। एक ही घर में एक ही आदमी के नक्शा कदम पे चलती है पूरी कांग्रेस। अब तो कांग्रेस को तो वो पहले भी कहते थे कि कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, मतलब मेहनत हमने की है। वो बोलते थे कि कांग्रेस तो है ही नहीं, यहाँ तो जो कुछ हूँ मैं खुद हूँ, अपने आप में कांग्रेस हूँ। तो ये देखिए बड़ा अजीब लगता था। कुछ और लोग भी आने वाले हैं, आपने कहा कि कुछ बहुत ज्यादा घुटन कर रहे हैं। आप दुआ करेंगे, आप हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत सारे लोग जो है इसमें आएंगे साथ में। साथ की मेहनत है जो आज रंग ला रही है। उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चले हैं और हमें भी यही सिखाया है कि भाई सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो हम भी उन ये नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, कारोबार बढ़ता जा रहा है, सब साथ आते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जिस तरीके से अली हैदर जैदी की जो सरपरस्ती है वो आज आपको मिली है, कितने खुश हैं आप और कितना अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, ताया पहले भी जो है हमारे वालिद साहब के साथ काम कर चुके हैं। इस मंगलौर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, दोनों ने मिल करके। आज वो फिर से हमारे साथ
हमारी सरपरस्ती करने के लिए आगे आए हैं। ये दर्शाता है कि वो वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें इंशाअल्लाह हम मुतमईन हैं कि वो आगे इसी तरीके से सारी ज़िंदगी हमारी सरपरस्ती करते रहेंगे और हम भी अपने वालिद साहब के और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, एक बात ये बता दो, जो विकास कार्य जो विधायक जी के थे जो अधूरे रह चुके थे, आप उन्हें पूरा कराएंगे। जो लोगों को उम्मीदें हैं, जैसे आर्थिक सहायता सबसे ज्यादा आपके वालिद साहब ने दिलवाई थी, क्या ऐसा भी कुछ गरीबों के लिए योजनाएं बनेगी अगर आपको चुनती है जनता? देखिए, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं आपके चैनल से अपनी विधानसभा के लोगों को ही नहीं, जो हमारे से जुड़े हुए हर विधानसभा के लोग हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आर्थिक सहायता हो, एजुकेशन हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी आपका हेल्थ से जुड़ा हो कोई भी मामला हो, हम हर एक मामले को, अपने वालिद साहब का हर एक सपने को उससे कहीं बढ़ करके इस विधान सर से भाजपा विधायक महेश जीना का नगर निगम का प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि महेश जीना पर आरोप है कि उन्होंने नगर आयुक्त गौरव कुमार के कार्यालय में घुसकर उनसे अभद्रता की और अपशब्द का इस्तेमाल किया। इससे गुस्साए नगर निगम कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया और डोर टू डोर कूड़ा उठाने से भी मना कर दिया। नगर निगम कर्मचारी महासंघ ने विधायक से इस्तीफा देने और विधानसभा से विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं पर आपको बता दें कि महासंघ ने चेतावनी दी है कि विधायक जब तक सार्वजनिक रूप से अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगते तब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। जो कर्मचारी संघ जो चाहता है कि जो उसने कार्रवाई करी है इस प्रकार की, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। उसको गिरफ्तारी के लिए भी संगठन की ओर से एक हमारा लेटर बना रहे हैं हम कप्तान साहब के लिए। कि खींचातानी हो गई, बोतल पटके गए उनके मेजों पर, ये अभद्र व्यवहार की गई माननीय विधायक जी द्वारा। विधायक होने के मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने व्यक्तिगत काम के लिए किसी भी ऑफिस में घुस करके किसी भी कर्मचारी के साथ, किसी के अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। अगर इस प्रकार से हरकत करते हैं तो वो विधायक होने लायक नहीं है। ऐसे विधायक के तो विधान सभा से विधान सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन हमारे कर्मचारी संघ को, हमारे लोगों को यह आश्वस्त करे, लिखित सूचना दें कि आज के बाद जो है कि कोई इस प्रकार की हरकत न करे चुनाव प्रतिनिधि, ताकि हम शांतिपूर्वक जनता जो हमारे बीच में आती है, जो हमारी सेवाएं हैं, पानी बिजली का और हम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का, हाउस टैक्स वसूली का, सफाई व्यवस्था का, ये शहर में हमारा ठप न होने पाए। अगर इस प्रकार से हरकत होती रहेगी, हमारा कर्मचारी इस तरह से विरोध प्रदर्शन करता रहेगा तो शहर जो है सफाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारा कर्मचारी आज सुबह से ही सफाई करने नहीं गया है। अगर सफाई नहीं होगी शहर की तो बहुत ही हालत खराब हो जाएगी। पार्टी के संज्ञान में आया, मीडिया के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी बनाई है। कमिश्नर गढ़वाल को इसकी जांच करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द 15 दिन में इसकी जांच कर उनको दी जाए। निश्चित रूप से अगर जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, किस बारे में हुआ है, ये सब चीज़ों का जब जाँच आ जाएगी उसके बाद ही पार्टी इसमें कोई निर्णय लेगी। और जब हमारे इस प्रकार की चीज़ें हुई, पार्टी ने हमेशा निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, अपने अनुशासन के लिए मानी जाती है और हम कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें होती तो। पचुआदून सहसपुर क्षेत्र के ग्राम भाऊवाला डूंगना में आम के घरे हुए पेड़ों से अवैध कटान का मामला सामने आया है, जिसको लेकर उद्यान विभाग के इंचार्ज का कहना है कि इस घटना की सूचना मिलने के बाद वो मौके पर पहुंचे कि घटना की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में भी वो इस जगह का निरीक्षण कर चुके हैं और उस समय भी यहाँ पर 10 से 12 तक पेड़ों का अवैध कटान किया गया था। उन्होंने कहा कि पेड़ों के अवैध कटान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हमारे द्वारा पेड़ों के कटान करने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। हमारी तरफ से उद्यान विभाग की तरफ से निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जो भी अवैध पातन किया जा रहा है क्षेत्र में, उनके खिलाफ अभी तक जनवरी से अभी तक 15 लोगों पे अभी तक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। अभी भानुवाला में एक ताज़ा मामला संज्ञान में आया है, क्या पूरा मामला है? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है पेड़ों की जो रातों रात काट दी है। इससे पहले भी मुझे सूचना प्राप्त हुई थी। हम मौके पे हमने निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान हमें वहाँ से 12 से 15 पेड़ कटान मिले थे और 46 पेड़ लगभग वहाँ पर खड़े थे। और अभी सूचना मिली है कि लगभग 40 पेड़ खड़े हुए थे वो भी पातन हो चुका है और इनके खिलाफ नियमानुसार अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार जो ये संख्याएं बढ़ती जा रही है, जो भी इस तरह के अवैध पातन में इन्वॉल्व है लोग, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जितने भी अवैध पातन किए जा चुके हैं विभाग की तरफ से अभी तक 15 लोगों पे अभी तक मुकदमा किया जा चुका है और जो भी आगे कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सबका इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं शिववन शर्मा आपके साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर रुड़की और मंगलौर क्षेत्र के क्षेत्रीय पुलिस द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न करवाए जाने के लिए आमजन से पुलिस सहयोग करने को भी कहा गया है। बता दें कि फ्लैग मार्च निकाल रहे सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। असामाजिक तत्व और माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। शांति व्यवस्था के लिए एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हो पैरामिलिट्री भी हमारे साथ है और यही क्षेत्र के लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। जो भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे पास जो है एक कंपनी जो है अभी पैरामिलिट्री फोर्स की। रुड़की गंग नहर में एक शव बरामद होने से लोगों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मोनू जलवीर को मौके पर पहुंची और जिसकी मदद से गंग नहर से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस द्वारा मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भिजवाया गया। और बता दें कि मोनू जलवीर का कहना है कि शव की जेब से मात्र एक मोबाइल मिला है। 100 नंबर से सूचना मिली थी, बहते हुए जा रही है, गणेश पुल पे से निकाली है हमने। इनने पैरों में जूते पहन रहे, दोनों ने व्हाइट कलर के थे जूते हैं और लाल कलर की इन्हें जैकेट डाल रखी है और इन्हें पैंट पहन रखी है जीन्स की और क्या बोलते थे अंदर कमीज है वो 2500 कमीज है, फूलों से बनी हुई है। तो जेब में फ़ोन मिला है, छोटा कीपर का फ़ोन है बस, और कुछ नहीं मिला है। ना तो हाथों में टैटू है ना कुछ है। बॉडी लड़काई है, दाढ़ी है, हल्की फुल्की दाढ़ी आ रही है। अभी तक पता नहीं चला है, लावारिस नहीं है। हाँ, शिनाख्त नहीं हो पाई। अभी जैसे ज्वालापुर भी ये डूबा हुआ था लड़का, उससे भी पता लगाया था, वो भी नहीं निकला। बाकी थाने वाले पुलिस वाले आगे ले गए। देहरादून से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई और हजारों श्रद्धालुओं ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के पश्चात कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्रद्धालुओं के मुताबिक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश की जनता को एक स्वर्णिम अवसर मिला है और जौनपुर की संस्कृति भी देखने को मिली है। पहले जो अयोध्या की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, लेकिन इस सरकार के आने से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। भव्य व्यवस्था हर जगह, टेंट सिटी और यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रबंध किए गए हैं अच्छी तरीके से। सभी श्रद्धालु और यात्रीगण खुश हैं। सड़कों का विस्तार और यात्रीगण काफ़ी मात्रा में सब लोग व्यवस्था की योगी सरकार को लेकर सभी लोग बता रहे हैं कि ये सरकार ने जो काम किया है अगली सरकार ये कभी सोच भी नहीं सकती थी, जिस प्रकार ये सरकार ने किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आए हैं और मेरे उत्तराखंड से जितने भी लोग आए हैं मैंने उनसे सभी से पर्सनली पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमारा जो इस यात्रा का जो अनुभव था वो बहुत ही अद्भुत रहा। और मैं सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन काल में एक बार अयोध्या जी दर्शन के लिए जरूर आएँ। रामलला जी के दर्शन कर रहा था तो मैं भाव विभोर था। मेरे मन में एक हिसाब से आंसू आने ही वाले थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे कि जिस आंदोलन के लिए मैं जेल में रहा हूँ, पूरा ये लगभग 500 साल का आंदोलन है, अनेकों कार सेवक जिसमें लगभग 3.5 लाख कार सेवक शहीद हुए हैं, उसकी आज हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के आगमन पर श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है।
इस भंडारे का आयोजन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा पर जसपुर के ग्राम अल्हेपुर में किया गया, जिसमें कि क्षेत्र के साथ साथ हरिद्वार से हजारों की संख्या में शिव भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष राजकुमार सिंह स्वयं 5 दिनों तक चलने वाले इस भंडारे की देखरेख करते नजर आ रहे हैं। ये तो एक अपनी सेटिस्फेक्शन है। मैंने यहाँ 2005 से भंडारे का स्टार्ट किया, तो यहाँ पेट्रोल पंप पड़ता था कि इस समय में हमारा, तो 5-7 भोले आकर के रुके, बोले शाम को जो है खाना मिल जाएगा। मैं घर से उस समय एक पुलाव वगैरह बनवा के लाया और उस दिन से मैंने जो है भंडारा यहाँ स्टार्ट किया। और वो जाते जाते भोले एक ऐसा आशीर्वाद दे करके गए कि जा बच्चे, तेरा जो है ये भंडारा आने वाले समय में इतना बढ़ेगा और तू हमें याद करेगा। आज मुझे 19 वर्ष हो गए इस शिव कांवर की जो सेवा है, ये इस सेवा से बड़ी सेवा मैं नहीं समझता कि मेरे लिए ये इस 365 दिन में 5 दिन की जो सेवा है, जो आत्मा को मुझे प्रसन्नता मिलती है, ये मैं उसका कोई भी वो नहीं है। हम हर वर्ष की भांति इस एरिया में कांवर चौक के लिए हमेशा का सेवा का भाव रखते हुए समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं। भोजन की व्यवस्था कराते हैं, जिसमें हर समय 24 घंटे हम लोग सेवा में तत्पर हैं भोले की सेवा के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भोले को यहाँ से हमें आशीर्वाद देकर के हमारे संस्थान को यहाँ से जाएं और हर वर्ष की भांति हमें सेवा का मौका दें। यही हमारी अपेक्षा है और शुभकामनाएं भोले के साथ। इस भंडारे को लगता हुए मैं 2010 से देख रहा हूँ, भंडारा हर साल लगता है। वह अच्छे करके यहाँ पे हर प्रकार का प्रसाद वितरण किया जाता है और रहने सहने की भी उचित व्यवस्था होती है। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।